हेलो एनिमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 18th। और ये एनिमे बहुत ज्यादा ही डार्क होते जा रहा है। और सच बताऊं तो ये एनिमे एक्सप्लेन करने से पहले मैंने भी इस एनिमे को नहीं देखा था। यानी जो भी चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ उसे मैंने बस कुछ ही घंटों पहले देखा हुआ होता है। तो अगर मैंने ये एनिमे पूरा देखा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एनिमे मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इसमें चीफ या कहें वो सिविल सिस्टम जो हरकत करती है वो देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से और ज्यादा डार्क होने वाला है। और ये सीरीज मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि तुम ये सीरीज देखना चाहते हो। तो इसी बात पर शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनिमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का एंड दिखाया जाता है, जहां पर वो प्लेन क्रैश कर जाता है। और तभी वहां पर गिनोजा अपने साथियों के साथ पहुंचता है और कोगामी और टोटोमी ये नोटिस करते हैं कि उस प्लेन क्रैश से एक बॉडी को लेकर के जाया जा रहा होता है। और जैसे ही वो सभी उस क्रैश साइट पर घुसने की कोशिश करते हैं, पुलिस का रोबोट उन्हें मना कर देता है और बोलता है वो लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें इस केस से दूर रखा जा रहा है। और तभी वहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए चीफ आती है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि चीफ तो मर चुकी थी तो ये वापस कैसे आई, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एक रोबोट है। सिविल सिस्टम की इन्वेंट्री में लाखों करोड़ों ऐसे रोबोट बन के रखे हुए होंगे। और फिर चीफ उसे गाड़ी के अंदर ले जा करके उससे बात करना शुरू करती है और गिनोजा उससे बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जिस पर चीफ उसे ये बोलती है कि ये क्रैश इसीलिए हुआ है क्योंकि माकाशिमा की किसी ने अंदर से ही मदद की है। यानी कि सिविल सिस्टम के अंदर या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने माकाशिमा की मदद की है। और हम सभी को पता है कि इसी बुढ़िया ने उसकी मदद की है। और वो आगे गिनोजा से ये भी बोलती है कि किस तरह से उन्हें माकाशिमा जिंदा चाहिए ताकि वो लोग उससे ये पता लगवा सके कि आखिर उसकी मदद किसने की है। तो इसीलिए वो उसे बहुत साफ तरीके से बोलती है कि उन्हें माकाशिमा जिंदा चाहिए। और साथ ही साथ वो उससे ये भी बोलती है कि कोगामी को इस केस से दूर रख दो और उसके ऊपर कड़ी नजर रखना। और जाहिर है कि वो इसीलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि वो जानती है कि कोगामी किस तरह से माकाशिमा का खून का प्यासा है। और जैसे ही माकाशिमा उसे दिखेगा वो माकाशिमा को जान से मार देगा। और जैसे ही गिनोजा ये सुनता है वो चीफ से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो कोगामी को इस केस से दूर रखना चाहती है, जिसका उसके पास कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। और वो ये बोलती है कि तुम्हारा एक इन्फोर्सर यानी कागारी तुम्हारे पास से भाग गया है। तो अगर तुम अपने नाम को खराब नहीं करवाना चाहते तो मैं जो कह रही हूँ बस वही करो और कोई सवाल मत पूछो। और ये सुनकर के मेरा दिमाग भन्ना गया और मैं उम्मीद कर रहा था कि काश गिनोजा उसका वहीं पर गला दबा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सभी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और गिनोजा उन्हें ये बताता है कि डिवीजन 2 यानी दूसरे इंस्पेक्टर्स कागारी को ढूंढ रहे हैं और डिवीजन 1 यानी वो लोग माकाशिमा को ढूंढेंगे। और वो आगे ये भी बताता है कि कोगामी को इस केस से बाहर निकाला जा रहा है। और वो आगे ये भी बोलता है कि ये ऑर्डर्स सीधे ऊपर से आए हैं। और ये सुनकर के कोगामी कोई भी एंग्री एक्सप्रेशन नहीं देता और वो एक बहुत ही लॉजिकल बात बोलता है। वो बोलता है कि चीफ ये चाहती है कि मैं इस केस से दूर रहूं जबकि हमारे पास लोगों की कमी है। इसका मतलब ये है कि वो माकाशिमा को जिंदा चाहती है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर माकाशिमा किसी और की जान लेने पे दोबारा उतारू हो जाए। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से चीफ हमें हंटिंग डॉग नहीं बल्कि प्रोटेक्टर डॉग की तरह यूज कर रही है माकाशिमा को बचाने के लिए। और वो आगे ये भी बोलता है कि चीफ ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे माकाशिमा से कुछ काम करवाना है। और ये सुनकर के गिनोजा बोलता है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो। और कोगामी बोलता है कि उस फाइट के दौरान जो उसके और माकाशिमा के बीच हुआ था उसके कन्वर्सेशन से उसे ये पता चला कि वो सिविल सिस्टम की कुछ ऐसी सच्चाई जानता है जो पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए। और ये सुनकर के गिनोजा बोलता है कि आखिर तुम एक क्रिमिनल की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो। और वो आगे ये भी बोलता है कि माकाशिमा को किसी ने सिविल सिस्टम के बारे में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन दी है, जिस कारण से वो सिविल सिस्टम को चकमा दे करके भाग गया। और वही सेम पर्सन बजाय इसके कि वो माकाशिमा पर गुस्सा हो, वो उसके आइडियाज से और उसके इंटेलिजेंस से इतना ज्यादा इम्प्रेस और ऑब्सेस्ड हो चुका है कि वो उसे जिंदा चाहता है ताकि वो अननोन पर्सन माकाशिमा को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके। और ये सुनकर के गिनोजा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, सिविल सिस्टम में करप्शन का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। जिस पर कोगामी बोलता है ये तो हमें
हमें माकाशिमा के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से उसे एक प्लेन के अंदर लेके जाया जा रहा था जिसमें कोई भी इंसान नहीं था, बस रोबोट्स थे। और वो आगे ये भी बोलता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से एक बॉडी को लेकर के जाया जा रहा था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है और अकाने उसके पीछे जाती है। और उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि कोगामी ने चुपके से गिनोजा की सिंगुची वाली फाइल पढ़ी थी और उससे उसे ये पता चलता है कि किस तरह से अपर लेवल के लोग, या कि कह सकते हैं कि ऊपर के इंस्पेक्टर्स, या फिर तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली वो चीफ, वो ये रिकॉर्ड मिटा रहे हैं कि आखिर इस दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जिसे सिविल सिस्टम स्कैन नहीं कर सकती है। और ये सब बोलने के बाद वो अकाने से बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही हो। आखिर क्यों? जिस पर अकाने बोलती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर वो आगे मोरालिटी का लेक्चर झाड़ने लगती है कि किस तरह से उन्हें लॉ का साथ देना चाहिए। और ये सुनकर के कोगामी बोलता है लॉ के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो लॉ के मुंह के सामने नाच रहा है, लेकिन लॉ उसे पकड़ भी नहीं सकती है। और फिर वो आगे बोलता है कि आखिर वो माकाशिमा को कैसे पकड़ेंगे, जिस पर अकाने बोलती है कि उसे पकड़ने के बाद हम वही सिविल सिस्टम से पहले वाला जजमेंट यूज करेंगे, यानी उसके ऊपर कोर्ट बैठेगी। और वो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट माकाशिमा को गिल्टी करार दे और उसे सजा दे, जिस पर कोगामी बोलता है कि इसमें बहुत समय लग जाएगा। और अकाने पूछती है तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा रास्ता है, जिस पर कोगामी बोलता है एक रास्ता था, तुम्हें उसे वही हेलमेट से पीट पीट कर मार देना चाहिए था। और वो आगे ये भी बोलता है कि अगर अगली बार उसे ये मौका मिला तो वो ये जरूर करेगा। और ये सुन करके अकाने उससे बोलती है कि उसे मारने से सिर्फ एक और क्रिमिनल पैदा होगा। और वो उससे बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जिस पर कोगामी बोलता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ टोटोमी और गिनोजा के बीच का कन्वर्सेशन सुनते हैं, जिस पर टोटोमी ये बोलता है कि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि चीफ करना क्या चाहती है। और फिर वो कुत्ते और मास्टर का एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से मास्टर एक बॉल को कुत्ते के सामने फेंकता है और कुत्ता उसे उसके लिए लेकर आता है। और इस एग्जाम्पल से उसे वो ये समझाना चाहता है कि इंस्पेक्टर्स को लगता है कि इन्फोर्सर्स उनके लिए कुत्ते हैं, और इसी तरह वो चीफ इंस्पेक्टर्स को ही कुत्तों की तरह यूज कर रही है। तो वो उसे यानी अपने बेटे को एक बहुत ही सीरियस एडवाइस देता है। वो बोलता है कि बजाय इसके कि तुम मास्टर और कुत्ते का गेम खेलो, तुम अपने आप को न्यूट्रल रखो। यानी वो यहाँ पर कह रहा है कि तुम अपने आप को सिविल सिस्टम के सामने इतना यूजलेस कर लो कि वो तुम पर ध्यान ही न दे। क्योंकि अगर गिनोजा इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो हो सकता है कि उसका भी साइकोपास सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर जाए और एंड में वो भी एक इन्फोर्सर बन जाए। और ये चीज टोटोमी बिल्कुल नहीं चाहता होता है। और वो बोलता है कि बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी पिताजी। और उसके बाद वो बोलता है कि किस तरह से वो कोगामी को इस केस से बिल्कुल नहीं निकालेगा। भले ही चीफ ने उसे ऐसा करने से मना किया है, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढेगा जिससे वो कोगामी को इस केस में लगाए रखे। क्योंकि जब बात आती है माकाशिमा को ढूंढने की तो कोगामी से बेहतर उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गिनोजा अकाने के साथ कोगामी को डिवीजन 2 के पास लेकर के जाता है। और यहाँ पर गिनोजा का मास्टर प्लान ये है कि वो डिवीजन 2 के एक इन्फोर्सर को कोगामी के साथ स्विच कर देगा, जिससे कोगामी भले ही माकाशिमा के केस को इन्वेस्टिगेट ना करे, लेकिन वो कागारी के केस को जरूर इन्वेस्टिगेट करेगा। और जिस पर डिवीजन 2 भी एग्री कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कागारी के गायब होने पे और माकाशिमा के फरार हो जाने पे सिविल सिस्टम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग ही रही थी। और जैसे ही हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी फिर से चीफ आ जाती है। और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि चीफ को ये पता है कि अगर कोगामी कागारी के भी केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो कागारी की सच्चाई को पता लगा लेगा कि किस तरह से सिविल सिस्टम या फिर कहे इस चीफ ने ही कागारी को मारा है। और इस केस में चीफ का भेद खुल जाएगा। इसीलिए वो गिनोजा पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर उसे फोर्स करती है कि वो कोगामी को डोमिनेटर का यूज करके मार दे। और उसके काफी सारे बहलाने फुसलाने के बाद गिनोजा एंड में अपना डोमिनेटर कोगामी के ऊपर तान देता है। लेकिन सिविल सिस्टम ये बताता है कि ये एक इन्फोर्सर है, तो सिर्फ पैरालाइजर मोड ही ओपन होगा। लेकिन जैसे ही चीफ गिनोजा के हाथ को टच करती है, वो डोमिनेटर लीथल एलिमिनेटर मोड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बुढ़िया वही हरकत कर रही है जो इसने कागारी के साथ किया था, और इस बार ये पपेट बना रही है गिनोजा को।
और जैसे ही हमें लगता है कि अब कोगामी का खेल खत्म हो जाएगा, इतने में ही अकाने अपने डोमिनेटर से उसे शूट कर देती है, जो कि पैरालाइजर मोड पर सेट होता है और कोगामी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और अकाने गिनोजा से बोलती है कि 300 के क्राइम कोफिशिएंट के अंदर पैरालाइजर मोड ओपन होता है, ना कि लीथल एलिमिनेटर। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा डोमिनेटर खराब हो गया है, तो उसे चेक कराओ। और यहाँ पर पहली बार चीफ की आंखें अकाने के ऊपर पड़ती है और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी होश में आता है और जैसे ही कोगामी अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके बगल में अकाने उसके उठने का इंतजार करते करते सो जाती है। और फिर दूसरे सीन में उसे शीनो बताती है कि किस तरह से अकाने ने दिमाग लगाते हुए उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक न करके उसके जांघों पर, यानी जो सबसे ज्यादा चर्बी वाली जगह होती है, उसके ऊपर अटैक किया था, तो जिसके कारण उसे बहुत ही मिनिमम डैमेज हुआ। और वो आगे ये भी बोलती है कि किस तरह से उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि नए इंस्पेक्टर्स कितने ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, लेकिन यही चीज देखकर उसे बुरा भी लगता है क्योंकि वो लोग अपनी इनोसेंस खो बैठे हैं। और उसके बाद कोगामी शीनो से पूछता है कि क्या ये हेलमेट अभी भी काम करता है, जिस पर शीनो बोलती है सिविल सिस्टम को सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में 6 दिन लग जाएंगे। तो ये सुनने के बाद कोगामी वो हेलमेट वहाँ से ले जाता है और उसे पहन करके वो टोटोमी के पास आता है और उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने लगता है। और एंड में टोटोमी उसे एक चाबी निकाल करके देता है और बोलता है कि बहुत पहले उसने सोचा था कि वो सिविल सिस्टम से भाग करके उस जगह पर जाकर रहेगा, लेकिन इस समय अभी कोगामी को इसकी जरूरत है। और कोगामी वो चाबी ले लेता है और जाते हुए कोगामी अकाने के लिए एक नोट छोड़ करके जाता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो हेलमेट पहन करके कोगामी हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां की चाबी टोटोमी ने उसे दी थी। और वहां हम देखते हैं कि टोटोमी ने एक लॉकर के अंदर एक एक्चुअल गन भी रख रखी थी और कोगामी उस गन का पुर्जा खोल करके उसे साफ करता है और माकेशिमा को खत्म करने के लिए उस गन को रेडी कर देता है। और उसके जाने के बाद यहाँ पर अकाने को उसे वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो माफी मांगता है कि किस तरह से उसने अकाने को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। और वो आगे ये बोलता है कि किस तरह से उसे बचपन से ही लोगों को प्रोटेक्ट करने की चुल थी, इसीलिए वो एक इंस्पेक्टर बना। लेकिन माकाशिमा के केस में उसे ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लॉ कुछ कर ही नहीं पाती या कुछ करना नहीं चाहती, तो इसीलिए लोगों को बचाने का एक तरीका ये है कि लॉ के बाहर जाया जाए। और वो उससे आगे ये भी बोलता है कि उसे ये पता है कि जिस आइडियोलॉजी पे अकाने जीती है वो आइडियोलॉजी एकदम सही है और वो उसे ये एडवाइस देता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी से कभी भी हिले ना। और वो उससे माफी नहीं मांग सकता है क्योंकि उसे पता है जब अगली बार वो लोग मिलेंगे तो लॉ उसे यानी अकाने को कोगामी को जज करने को बोलेगी और उस समय पैरालाइजर मोड ओपन नहीं होगा। और वो आगे ये लिखता है तो उस समय तुम वही करना जो सही है। यानी वो सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि अगर लॉ बोले कि कोगामी को खत्म कर दो तो खत्म कर देना। और ये पढ़ करके अकाने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जरा तुम देख रहे हो कि आखिर सिविल सिस्टम ने कितनी बेकार हरकत की है। और मुझे बहुत खराब लगता है जब किसी एनिमे में एक हीरो को ही विलन बना दिया जाता है। तो इसी चीज के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।